तो ये हमारे पास स्टीम पावर प्लांट, हमारे पास एक हीट इंजन है जो दो रिजर्वायर्स के दरमियान ऑपरेट कर रहा है। दो रिजर्वायर हमारे पास क्या है, एक रिजर्वायर मेरा फर्नेस है और दूसरा रिजर्वायर मेरा क्या है, दूसरा रिजर्वायर मेरा एटमॉस्फेयर है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, फर्नेस से मैं हीट इंजेक्ट करता हूँ बॉयलर में। मेरा मेरा वर्किंग फ्लूइड क्या है, मेरा वर्किंग फ्लूइड स्टीम है। स्टीम मेरा वर्किंग फ्लूइड है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये मेरा स्टीम पावर प्लांट है। मैं पानी को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पानी को मैं स्टीम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो स्टीम यहाँ पे आके टरबाइन में, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन जो है, टरबाइन के एक्सटर्नल शाफ्ट पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उस पे एक्सटर्नल वर्क ले लेता हूँ टरबाइन से, और जितना एनर्जी यहाँ पे फ्लूइड में होती है, वर्किंग फ्लूइड में या स्टीम में जितनी एनर्जी होती है वो मैं उससे निकाल लेता हूँ, और वो फ्लूइड जो है वो कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर उस फ्लूइड को क्या कर लेता है, उस फ्लूइड को कूल कर लेता है, कंडेंसर उससे हीट निकाल लेता है, और वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फ्लूइड मेरा कूल कर जाता है, लेकिन उसकी प्रेशर कम हो जाती है। तो फिर रिक्वायर्ड प्रेशर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पंप यूज़ करता हूँ। और पंप को मैं क्या करता हूँ, पंप जो है वो एक वर्क इनपुट डिवाइस है। पंप को मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी यूज़ करके पंप क्या करती है, पंप उसकी प्रेशर को इंक्रीज कर लेती है। जो बॉयलर का प्रेशर होता है उतना प्रेशर फ्लूइड को वो ये दे जा, प्रेशर इसका इंक्रीज कर जाता है, फ्लूइड का प्रेशर। और ये फिर दोबारा बॉयलर में आ जाता है। बॉयलर क्या करता है, बॉयलर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर फ्लूइड जब आता है तो दोबारा टरबाइन में आता है, और ये साइकिल जो है ये इस डायरेक्शन में बार बार रिपीट करता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंबस्चन, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंबस्चन टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन। मेरा जो कंबस्चन है वो यहाँ पे फर्नेस में हो रहा है, मैं फर्नेस में हीट जनरेट कर रहा हूँ। एंड द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ट्रांसफर इज a heat is transferred to is the and the thermal energy released during this process is transferred to the steam is a heat। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है तो मैं स्टीम को एज ए हीट दे रहा हूँ। तो इसकी समझ आ गई है कि ये साइकिल किस तरह ऑपरेट करती है। ये एक हीट इंजन है, ये जो स्क्वायर में मैंने बनाया हुआ है ये एक हीट इंजन है, और ये दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स के दरमियान ऑपरेट करती है। और ये एक साइकिल है, बॉयलर है। बॉयलर को मैं हीट फर्नेस से प्रोवाइड दे रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड मेरा क्या है, वाटर या स्टीम है। और ये साइकिल जो है ये इस डायरेक्शन में बार बार ऑपरेट कर रहा होता है। तो इससे मैं क्या, क्यू इन मेरे पास क्या है, क्यू इन इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द स्टीम इन ए बॉयलर फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स। क्यू इन मेरे पास क्या है, जो हीट में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरे पास क्यू इन है। जबकि क्यू आउट जो है वो कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो मेरे पास क्यू आउट है। और डब्ल्यू आउट मेरे पास क्या है, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डिलीवर बाय द स्टीम एज इट एक्सपेंड इन टरबाइन। वर्क आउट जो है, जो हमें मुझे टरबाइन जो वर्क दे रहा है वो मेरे पास वर्क आउट है। और जो वर्क में वो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस वाटर टू बॉयलर प्रेशर में, जब पंप में मैं वाटर को कंप्रेस करता हूँ, मैं उसका प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, तो मैं वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास डब्ल्यू इन है। नोटिस दैट द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन आर इंडिकेटेड बाय द स्क्रिप्ट इन एंड आउट। यहाँ पे मैंने सबके साथ क्यू इन और क्यू आउट लिखा है। देयर फॉर ऑल ऑफ फोर डिस्क्राइब क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। और मेरे पास चारों क्वांटिटीज क्या होगी, चारों क्वांटिटीज मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटीज होगी, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसका क्यू इन और क्यू आउट से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो चारों मैंने इसको इन और आउट से, हमने क्या पढ़ा था कि जो इन होगा, हमने वर्क डब्ल्यू आउट क्या होगा, डब्ल्यू आउट हमने कहा था पॉजिटिव होगा, जबकि डब्ल्यू इन जो है वो क्या होगा, डब्ल्यू इन नेगेटिव होगा। और इसी तरह क्यू आउट और क्यू इन के बारे में हमने कहा था कि क्यू इन जो है
वो हमेशा पॉजिटिव होगा और क्यू आउट जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन वो तब होगा कि उसके साथ मैं ये सबस्क्रिप्ट में ये नहीं लिखता क्यू आउट और क्यू इन। जब मैं ये लिख देता हूँ तो फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चारों क्वांटिटीज़ को मैं पॉजिटिव फिर कंसिडर कर सकता हूँ। फिर अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू नेट जो है, नेटवर्क जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो जितना मुझे आउटपुट मिल रहा है डब्ल्यू आउट, और जितना मैं पंप को मैं एनर्जी दे रहा हूँ। ये डब्ल्यू आउट जो है ये टरबाइन का वर्क है, और डब्ल्यू इन जो है वो किस चीज़ का वर्क है, वो कंप्रेसर का वर्क है। या सॉरी, ये पंप है, कंप्रेसर मैंने, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, यहाँ पे मेरे पास ये पंप है। ये मेरे पास पंप है। तो अगर मैं डब्ल्यू नेट को मालूम करूंगा, डब्ल्यू नेट आउट को मैं फाइंड करूंगा, तो टरबाइन मुझे यूजफुल वर्क प्रोवाइड कर रहा है, जबकि ये वर्क जो है ये मैं कर रहा हूँ, ये वर्क साइकिल को मैं दे रहा हूँ। ये वर्क जो है ये साइकिल में मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, ये वर्क साइकिल मुझे नहीं दे रहा है। तो अगर यूजफुल से मैं ये माइनस कर लूँ तो मेरे पास डब्ल्यू नेट आउट आ जाएगा। इस इक्वेशन की समझ आ गई है कि ये वर्क, ये वाला वर्क यहाँ पे मैंने क्यों ये इस तरह लिखा है, क्योंकि ये पंप का वर्क है जो साइकिल में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो साइकिल को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैन ए थर्मोडायनामिक साइकिल बेसिस प्लांट टू बी कंसिडर्ड एज ए क्लोज सिस्टम, इसको हम क्लोज सिस्टम कह सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि ये हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है, और इसमें क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्लोज सिस्टम की जीरो होती है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन क्लोज सिस्टम की हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा यू जीरो है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल में या स्टीम साइकिल में मेरे पास जो स्टीम साइकिल्स होंगे, तो स्टीम साइकिल्स में मेरे पास क्या होगा, हीट इंजन्स के जो साइकिल होंगे, Q जो है वो W के इक्वल होगा। तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि W नेट, इसको मैं अगर Q और W इक्वल है तो W आउट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, W नेट आउट जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो Q इन माइनस Q आउट। Q इन क्या है? Q इन वो हीट जो मैं सिस्टम में इंजेक्ट कर रहा हूँ, जबकि ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन ऑफ द सिस्टम है, और ये मेरे पास क्या है, ये इंजेक्शन है। ये हीट में सिस्टम में इंजेक्ट कर रहा हूँ, जबकि ये रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वेस्ट है मेरा। तो अगर मैं टोटल से, ये मेरा टोटल है, तो अगर टोटल से मैं वेस्ट को माइनस कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास डब्ल्यू नेट आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ यहाँ पे, और ये डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए वर्क की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, वर्क को मैं रिप्लेस कर देता हूँ हीट से, और इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि लेट से मैं एक सिस्टम में 100 किलो जूल ऑफ हीट इंजेक्ट कर रहा हूँ, और वो सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो 80 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है एज ए वेस्ट।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 मैंने इंजेक्ट किया था, अगर 100 टोटल हीट मैंने दिया था, 80 उसने ज़ाया कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि 20 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है, जबकि बाकी जो है वो ज़ाया हुआ है। तो टोटल से मैं क्या करूँगा, अगर टोटल से मैं क्यू आउट माइनस करूँगा तो मेरे पास 20 किलो जूल ऑफ हीट जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास यूज़फुल वर्क है, ये मेरे पास यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है। 20 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुआ है, जबकि बाकी जो है वो मेरा वेस्ट है। तो क्यू आउट इज दी Q out represent the magnitude of energy wasted in order to complete the cycle, but Q out is never zero. Q out हमारे पास क्या है, Q out हमारे पास रिजेक्शन है, वेस्ट है, लेकिन वो कभी भी Q out हमारे पास कभी भी वेस्ट हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, is not equal to zero. Thus the net work output of a heat engine is always less than the amount of heat work of the amount of heat input. अगर ये मेरा हीट इंजन है, अगर ये मेरा हीट इंजन है और इसमें मैंने, अगर ये मेरा हीट इंजन है, इसमें मैंने कोई क्यू इन किया है, ये मेरे पास क्यू इन है एक थर्मल रिजर्वायर से, और मैंने एनवायरनमेंट में कोई चीज़ जो है वो मैंने एनवायरनमेंट में रिजेक्ट की है एज ए क्यू आउट, और मैं कह दूं कि मेरा क्यू आउट जो है ये कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो अगर कुछ ना कुछ वेस्ट होता है, अगर कुछ ना कुछ हमेशा वेस्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी एफिशिएंसी जो है, मैं जो नेटवर्क आउटपुट जो है मेरा ऑफ ए हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट ऑफ हीट इनपुट। मैंने जो हीट इन किया था हमेशा उससे कम होगा, क्योंकि डब्ल्यू आउट नेट जो है, डब्ल्यू आउट नेट जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, डब्ल्यू आउट नेट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट। और अगर ये ज़ीरो नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से कम होगी। डब्ल्यू आउट जो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कम होगा, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, इससे मैंने कुछ वैल्यू मैंने माइनस किया है, तो डब्ल्यू आउट इज़ लेस देन, डब्ल्यू आउट इज़ लेस देन डब्ल्यू आउट मेरा क्या है, डब्ल्यू आउट इज़ लेस देन क्यू इन। तो ये मैंने क्या लिखा है कि नेट वर्क आउटपुट जो है वो जितना भी हीट में दे रहा हूँ हमेशा उससे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ मेरा वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो मेरी वेस्ट हो रही है। ई ओनली पार्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज कन्वर्टेड टू वर्क। कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, जबकि बाकी जो है वो ज़ाया हो रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ द हीट इनपुट that is converted to network output is a measure of the performance of the heat engine and is called as thermal efficiency। मैं जो हीट इनपुट में मैं जो हीट दे रहा हूँ जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मैं ये परफॉर्मेंस मैयर कर लूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी है। तो थर्मल एफिशिएंसी मेरे पास क्या है, डब्ल्यू यूजफुल, डब्ल्यू यूजफुल डिवाइडेड बाय क्यू इन। तो ये मैं मेरा थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन मेरा ये इसलिए बनता है कि ये मेरे पास क्या है, क्यू इन जो है ये मेरे पास एनर्जी है, ये मेरे पास एनर्जी है क्यू इन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्यू इन मेरे पास क्या है, टोटल टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
total amount of energy supplied. Total amount of energy supplied. और W क्या है? W मेरे पास यूजफुल है। तो अगर मैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी काउंट करूँगा तो जितना रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं ये मेरा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये मेरा टोटल रिसोर्स है जो मैंने यूज़ किया है, और ये उसने मुझे जितना यूज़फुल वर्क दिया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं वेस्ट को इस इक्वेशन से रिमूव कर देता हूँ। जो वेस्ट हुआ है इस इक्वेशन से, मैंने जो मेरा वेस्ट हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो अगर मैं वेस्ट को रिमूव कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरे पास फाइनल एनर्जी कन्वर्जन थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, थर्मल एफिशिएंसी को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सर टाइम ओवर हो गया है। नहीं, टाइम ओवर नहीं हुआ है। टाइम जो है वो ये सेशन पूरा लूँगा। थर्मल एफिशिएंसी मेरा क्या है? थर्मल एफिशिएंसी जो है वो नेट वर्क आउटपुट मेरा, और नेट वर्क आउटपुट को मैंने किस तरह लिख लिया? नेट वर्क आउटपुट को मैंने लिख लिया क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि क्यू इन डिवाइडेड बाय क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। और फिर इससे मैंने ये इक्वेशन क्यू इन बाई क्यू इन कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस क्यू आउट डिवाइड बाई क्यू इन। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास होगी। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, वो हमेशा एन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, क्योंकि कोई ना कोई वेस्ट हमारे पास होता है, कोई ना कोई एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही है। तो जब एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही है, ये हमारे पास एनर्जी सप्लाइड है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ये हमारे पास यूज़फुल वर्क है। तो जो ज़ाया हो रहा है जो ज़ाया हो रहा है वो मेरे पास ये रेशियो है। तो मैं 1 से अगर वो माइनस कर लूँ, ये मेरे पास वेस्ट हैं जो ज़ाया होता है। तो अगर मैं 1 से माइनस कर लूँ उसकी रेशियो, तो थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास हमेशा 1 से कम होती है। आप इसको यहाँ पे इसको समझ लें कि हमारे पास एक सोर्स है जो 100 किलो जूल ऑफ इनपुट हीट दे रहा है, और एक थर्मोडायनामिक साइकिल जो है वो ऑपरेट कर रहा है, और वो एक हीट इंजन है। ये मेरे पास हीट इंजन है, ये मेरे पास 2 हीट इंजन हैं जो 2 एनर्जी रिसोर्सेस, जो थर्मल रिजर्वायर्स, जो 2 थर्मल रिजर्वायर के पास, ये एक थर्मल रिजर्वायर है, ये मेरा दूसरा थर्मल रिजर्वायर है। 2 थर्मल रिजर्वायर के दरमियान 2 हीट इंजन ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों थर्मल रिजर्वायर्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक हीट इंजन जो है वो क्या कर रहा है, वो मुझे 20 किलो जूल ऑफ हीट दे रहा है, दूसरा हीट इंजन मुझे 30 किलो जूल ऑफ हीट दे रहा है। तो जो 20 किलो जूल ऑफ हीट दे रहा है तो वो उस 80 वेस्ट हो रहा है। तो 100 माइनस 20 अगर मैं कर लूँ तो मेरा 80 वेस्ट हो रहा है। दूसरे की कितनी वेस्ट हो रहा है? दूसरे की 70 वेस्ट कर रहा है। तो अगर 100 माइनस 30 में कर दूँ तो 70 वेस्ट है। या अगर मुझे 100 माइनस 80 अगर मैं कर लूँ तो मैं यूज़फुल वर्क निकाल सकता हूँ। तो क्यू इन मेरा कितना है? क्यू इन मेरा 100 है, क्यू आउट मेरा 80 है। तो अगर क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन में कर लूँ तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी है? थर्मल एफिशिएंसी एक की 20% है, एक की 30% है। तो सम हीट इंजन्स परफॉर्म डिफरेंट देन अदर्स, कन्वर्ट मोर ऑफ द हीट दे रिसीव टू वर्क। तो कुछ हीट इंजन, इसका क्या मतलब हुआ कि हीट इंजन हमारे पास एक जैसे नहीं होते। कुछ हीट इंजन हमारे पास अच्छे होते हैं, कुछ हीट इंजन्स का जो आउटपुट थर्मल एफिशिएंसी है
थर्मल एफिशिएंसी क्या है? थर्मल एफिशिएंसी जो है वो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस है हीट इंजन का। अगर हम हीट इंजन का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस मैं किस तरह मेजर करूंगा? उसका परफॉर्मेंस जो है वो मैं थर्मल एफिशिएंसी से मेजर करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला हीट इंजन जो है इसकी थर्मल एफिशिएंसी 30% है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस हीट इंजन से अच्छी है। फिर हमारे पास दो किस्म के साइकिल्स होते हैं, एक पावर साइकिल्स होते हैं, एक हीट पंप साइकिल्स होते हैं। हमारे पास दो क्लासेस हैं थर्मोडायनामिक साइकिल्स। हमारे पास दो किस्म के साइकिल्स होते हैं, एक पावर साइकिल्स होते हैं, एक हीट पंप साइकिल्स होते हैं। पावर साइकिल्स में क्या होता है? कन्वर्ट सम हीट इनपुट इनटू ए मैकेनिकल वर्क आउटपुट। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें पावर साइकिल्स में मैं हीट इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट वर्क में कन्वर्ट करता हूँ, जबकि हीट पंप साइकिल्स में मैं क्या करता हूँ, हीट पंप साइकिल्स में ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लो टू हाई टेम्परेचर्स यूजिंग मैकेनिकल वर्क इनपुट। अभी जो मैंने एग्जांपल पढ़ा था हीट इंजन का, स्टीम पावर प्लांट मेरे पास क्या है? स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। स्टीम पावर प्लांट जो है वो पावर साइकिल का एग्जाम्पल है। स्टीम पावर प्लांट क्या कर रहा था? वो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था, जबकि कुछ हीट जो है उसको रिजेक्ट कर रहा था। तो वो एग्जाम्पल था किस चीज़ का? वो पावर साइकिल का एग्जाम्पल था। हीट पंप साइकिल का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? रेफ्रिजरेटर जो है वो हमारे पास, रेफ्रिजरेटर हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रेफ्रिजरेटर मेरे पास हीट पंप का एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर जो है वो लो हीट को क्या करता है? लो टेम्परेचर से, हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में लेके जाता है यूजिंग सम मैकेनिकल वर्क। ये एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क को यूज करता है और क्या करता है? मैकेनिकल वर्क को यूज करता है और क्या करता है? हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से ट्रांसफर करता है हीट को हाई टेम्परेचर में। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे कि किस तरह ये एग्जांपल है हीट पंप साइकिल का, रेफ्रिजरेटर। तो हमने क्या पढ़ा? ऑल द क्लासेस ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल्स ऑपरेट बिटवीन ए हाई टेम्परेचर ए रिजर्वायर ए TH एंड ए लो टेम्परेचर मीडियम और ए रिजर्वायर ए TL। तो फॉर यूनिफॉर्मली डिफाइंड QH, हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को लेके जाती है तो हाई टेम्परेचर को हम एज ए QH यूज करेंगे, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हमने जो एग्जांपल पढ़ा हीट इंजन का, तो वो क्या कर रहा था? हीट इंजन जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हीट को यूज कर रहा था, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में QH से ले रहा था, QL में उसको क्या कर रहा था? उसको रिजेक्ट कर रहा था और हमें कुछ यूजफुल वर्क दे रहा था। तो मैं QH जो है मैं उसको क्या करूंगा? QH को मैं यूज करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ट्रांसफर बिटवीन द साइक्लिक डिवाइस एंड ए हाई टेम्परेचर मीडियन एट ए टेम्परेचर TH। मैं QH यूज करेंगा जो हीट ट्रांसफर हुआ है किस टेम्परेचर पे? TH टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हुआ है एक डिवाइस और किस चीज का? एक साइक्लिक डिवाइस का और एक हाई टेम्परेचर मीडियम का। जबकि QL जो है वो हीट रिजेक्ट हुआ है एक साइक्लिक डिवाइस और लो टेम्परेचर मीडियम का। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं कि QH माइनस QL। अभी मैं ये यूज नहीं करता QN और Q आउट में यूज नहीं करता, जबकि मैं यूज करता हूं QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। यहाँ पे मैंने गलती से QN लिखा है, QH। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 माइनस QL डिवाइडेड बाई QH, और मेरी जो थर्मल एफिशिएंसी है N ऑफ TH वो हमेशा लेस देन 1 होगी।
तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल मैंने यूज़ किया है। QH मेरे पास क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो हीट एब्जॉर्ब किया है, ये मेरे पास एक हीट इंजन है। यहाँ पे हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है और ये एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर को में हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये नेट आउटपुट वर्क है मेरा, जो मुझे नेट आउटपुट वर्क रिजायर कर रहा है। तो इवन द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन रिजेक्ट almost 1/2 of the energy they receive as a waste heat। इस एग्जांपल में हमने क्या शो किया है कि मेरा जो हीट इंजन है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी जो है वो हीट रिजेक्ट करता है थर्मल रिजर्वायर में। The thermal efficiency of the work producing devices are relatively low। जो थर्मल एफिशिएंसीज है डिवाइसेस की, इधर जो डिवाइसेस मेरे क्या थे, डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस इधर मेरे ये डिवाइसेस है जो दो थर्मल रिजर्वायर्स ये मेरे, इसको मैं क्या इसके लिए मैं एज ए डिवाइस टर्म यूज करूंगा। ये मेरे डिवाइसेस है, ये हीट इंजन्स जो होते हैं ये मेरे डिवाइसेस होते हैं, ये मेरे डिवाइसेस होते हैं हीट इंजन्स। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मेरे जो डिवाइसेस है वो क्या करती है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जो है उसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम होती है। अच्छा, इंजन जो है, इंजन की एफिशिएंसी मेरे पास क्या है 25% ऑफ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरा फ्यूल है, फ्यूल जो मेरा यूज होता है तो वो मुझे 25% मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करता है, जबकि 75% ऑफ द मैकेनिकल केमिकल एनर्जी जो है वो मेरी वेस्ट हो रही है। और ये डीजल इंजन की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो हाई है, वो 40% है, उसमें 60% जो है वो केमिकल एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। Thus, even with the most efficient heat engine available today, almost 1/2 of the, ये आपको याद होना चाहिए कि हाफ ऑफ द एनर्जी जो है वो मेरी जो है, हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो मेरी ज़ाया हो रही है। हीट इंजन्स जो है वो मेरी हाफ ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट करती है, जो कि लेक्स रिवर्स में वो जा रही होती है। तो कैन वी सेव QL, जो हाफ ऑफ द कैन वी सेव QL, जो मेरी हाफ ऑफ द एनर्जी, मैंने पढ़ा कि QL मेरी हाफ ऑफ द एनर्जी है। 50% डिवाइसेस जो होते हैं वो 50% QL रिजेक्ट करते हैं, जो मेरा वेस्ट है। तो क्या मैं इनको बचा सकता हूँ या नहीं? तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, इसका आंसर मेरे पास ये है कि अनफॉर्चुनेटली नो, अनफॉर्चुनेटली नो, इसका आंसर मेरे पास नो है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अनफॉर्चुनेटली नो, इसका आंसर मेरे पास नो है। विदाउट ए हीट रिजेक्शन a process in a condenser, the cycle cannot be completed in a cyclic devices such as steam plant। अगर इसका आंसर मेरे पास नो है, इसका आंसर नो क्यों है? नो इसलिए है कि हीट रिजेक्शन के बगैर जो है मेरा ये प्रोसेस जो है, कंडेंसर के बगैर मेरा ये साइकिल जो है ये ऑपरेट नहीं कर सकता, मेरा ये साइकिल जो है ये बिल्कुल चल नहीं सकता। तो अगर मेरा ये साइकिल चल नहीं सकता तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि एक रिजर्वायर है मेरा, उसमें मेरे पास गैस है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस पे मैंने एक लोड रखा हुआ है। एक रिजर्वायर है और उस रिजर्वायर से मैं 100 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो मैं इंजेक्ट कर देता हूँ। तो अगर जब हीट में इंजेक्ट कर देता हूँ तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, गैस का वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है और वो गैस जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। जब वो गैस एक्सपेंड कर जाएगा तो मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड हीट को, अभी मेरा रिजर्वायर क्या है, मेरा रिजर्वायर जो है, अगर मेरा रिजर्वायर, अगर यहाँ पे मेरा, अगर मैं कह दूं कि ये रिजर्वायर मेरे पास नहीं है, तो अगर ये रिजर्वायर मेरे पास नहीं होगा
और मैं कह दूं कि मेरा टेम्परेचर, यहाँ पे मेरा एक ही रिजर्वायर है और मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इधर से, इससे हम हीट इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं इस रिजर्वायर में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर नो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक कम टेम्परेचर का रिजर्वायर चाहिए होगा कि उस टेम्परेचर में जो मेरा हीट बचता है जिसमें उसको मैं रिजेक्ट कर सकूं। तो अगर मैं अपने टेम्परेचर को, अगर मैं अपने हीट को रिजेक्ट करता हूं तो उस रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए इस रिजर्वायर के टेम्परेचर से, या इस टेम्परेचर से इस रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर से कम होना चाहिए कि जिसमें मैं अपने एनर्जी को या मैं जिसमें अपने हीट को रिजेक्ट कर सकूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे मेरे पास ये रिजल्ट डिराइव हो गया कि मुझे क्या चाहिए? हीट रिजेक्शन के लिए मुझे एक रिजर्वायर चाहिए होगा कि जिस टेम्परेचर में मैं अपने हीट को रिजेक्ट कर सकूं। तो उस हीट को रिजेक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे लो टेम्परेचर रिजर्वायर रिक्वायर्ड है। मुझे लो टेम्परेचर रिजर्वायर रिक्वायर्ड है कि जिसमें मैं अपने हीट को रिजेक्ट कर सकूं। जो 15 किलो जूल मेरा यूजफुल वर्क है इस प्रोसेस का, और 85 किलो जूल मेरा क्या है? हीट आउट है। तो अगर इस हीट को मैं आउट करूंगा तो मुझे एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर चाहिए होगा कि जिसमें मैं अपने हीट को आउट कर सकूं। ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, जो मैंने अभी बता दिया है इन स्लाइड्स में मैंने अपना ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो हम किस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं? हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक रिजल्ट पे पहुंच गए हैं जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मेरे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हम आज पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे मैं पहुंच गया हूं, और फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट अभी तक जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नो हीट इंजन can operate in a continuous mode until it rejects some heat to the low temperature reservoir. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि अगर एक हीट इंजन है तो वो इस कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर सकता। नो हीट इंजन कैन ऑपरेट इन ए कंटिन्यूस मोड अनटिल, तब तक ऑपरेट नहीं करेगा until it rejects some heat to the low temperature reservoir। तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में कुछ हीट रिजेक्ट नहीं करता। सो नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब इनटू वर्क। जितना हीट हमने एब्जॉर्ब किया है कोई भी हीट इंजन उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ हीट इंजन जो है, कुछ ना कुछ हीट को वो क्या करेगा? उसको रिजेक्ट करेगा। किस में? लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। मैंने पहले बता दिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन हमेशा लेस देन 1 होगी। तो ये तीन स्टेटमेंट है जो कि लिमिटेशन है, किस लिमिटिंग बिहेवियर है हीट इंजन के। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फॉर ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क। तो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस, इन तीन रिजल्ट से मैं ये स्टेटमेंट बना लेता हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस, एक हीट इंजन के लिए क्या है? इम्पॉसिबल है कि वो ऑपरेट करें, एक साइकिल पे ऑपरेट करे टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर, कि वो एक ही रिजर्वायर से सिर्फ हीट ले ले और उसको वर्क में ट्रांसफॉर्म कर ले। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दो रिजर्वायर्स रिक्वायर्ड है, एक
हीट इंजन के ऑपरेशंस के लिए 2 रिजर्वायर्स मुझे रिक्वायर्ड है, वो एक रिजर्वायर से हीट लेगा, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, जबकि दूसरे रिजर्वायर में उसको रिजेक्ट करेगा। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ट्रू मेरे पास ये है, जबकि इस किस्म का साइकिल जो है ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो साइकिल जो होंगे मेरे इस किस्म के साइकिल होंगे। तो ये इसके कुछ कैलोरीज है। कैलोरीज इस स्टेटमेंट के क्या है कि नो हीट इंजन कैन हैव ए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%, impossibility of having a 100% efficient heat engine is not due to friction or other dissipative effects. It is a limitation that applies to both the idealized and the actual heat engine due to second law. तो ये limitation किसकी वजह से है? ये limitation जो है ये second law की वजह से है। ये limitation directions की वजह से है। ये limitation जो है ये dissipative forces की वजह से नहीं है। For a power plant to operate, the working fluid must exchange heat with the environment as well as the furnace. ये वही पहले मैंने बता दिया, पहले भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर पावर प्लांट ऑपरेट करेगा तो वर्किंग फ्लूइड क्या करेगा, कुछ हीट फर्नेस और उसके साथ जो है वो अच्छा रेफ्रिजरेशन का जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो हेलो जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हमदान? नो सर, अभी फिलहाल तो नहीं है, अगर हुआ तो कर लेंगे आपसे। अच्छा, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लो अभी और फिर मुझे सेंड कर देना। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट पर सेंड कर देना। मैं लेक्चर जो है उसको मैं गूगल ड्राइव पे रख लूँगा और अभी से हमारे दो सेशंस होंगे, 40-40 मिनट के 2 सेशंस कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी इस तरह होगा, उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह होगा। ओके सर। ओके, आज का लेक्चर अल्लाह ख़त्म हाफिज। हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।